नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें हमने आवेश के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। लास्ट प्रॉपर्टी जो थी अपने पास वो थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण। तो हमने कहा था भी आवेश का क्वांटीकरण जो है वो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग की सहायता से सिद्ध किया गया था। यानी मिलिकन तेल बूंद प्रयोग जो है वो क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ये जो अपने पास मिलिकन तेल बूंद प्रयोग है, ये मिलिकन तेल बूंद प्रयोग जो है इसकी सहायता से दो चीजों के बारे में गणना की गई थी। पहला था तेल की बूंद की त्रिज्या, तेल की बूंद की त्रिज्या, और दूसरा था अपने पास तेल की बूंद पर आवेश, तेल की बूंद पर आवेश। इन दो चीजों की गणना जो है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में की गई थी। तो देखिए किस प्रकार से इसका एपरेटस था और किस प्रकार से इस तेल बूंद प्रयोग में आवेश के क्वांटाइजेशन ऑफ यानी क्वांटीकरण की व्याख्या की जाती है वो हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं इसका उपकरण। उपकरण कैसा था इसका? उपकरण देखिए एक कोई बंद पात्र लिया, यानी अपने पास कोई बेलनाकार बंद पात्र है ये, ठीक है। ये अपने पास क्या है? कोई बेलनाकार बंद पात्र है, बेलनाकार बंद पात्र। इस बंद पात्र में क्या किया? दो प्लेट लगा दी। एक ये प्लेट है अपने पास, ठीक है। इस प्लेट के मध्य भाग में एक छिद्र है, मध्य भाग में क्या है? एक छिद्र। इसे प्लेट ए नाम दे दिया मैंने, ए प्लेट है ये, ठीक है। एक दूसरी प्लेट थी यहां पर, इसे नाम दे दिया मैंने बी। एक प्लेट ए और एक बी। प्लेट ए जो है उसके मध्य भाग में क्या किया हुआ है? छिद्र किया हुआ है, छिद्र, ठीक है। अब देखिए यहां से एक स्प्रेयर कनेक्टेड रहता है, स्प्रेयर। स्प्रेयर से क्या किया जाएगा कि यहां पर तेल की जो बूंदें हैं उनकी स्प्रे की जाएगी, तेल की बूंदों का छिड़काव किया जाएगा, ठीक है। तेल की बूंदों का छिड़काव किया जाएगा। इस जो पात्र है इसमें तेल भरा है और इसकी स्प्रेयर यानी बूंदें जो हैं वो छिड़की जा रही है इस प्लेट पर। होगी बात के लिए। अब क्या होगा? कुछ एक बूंदें ऐसी होगी जो इस छिद्र में से चली जाएगी। जैसे मान लिया ये बूंद आई इस छिद्र में से, ठीक है। ये बूंद इस छिद्र में से आ गई तो ये दोनों प्लेटों के बीच में आ गई, दोनों प्लेटों के बीच में आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाता है भी, यहां पर एक टेलीस्कोप लगाया जाता है, ठीक है। एक टेलीस्कोप की सहायता से इनका वेग जो है वो मेजर किया जाता है। इनका वेग यानी वेलोसिटी मेजर की जाती है। ये अपने पास टेलीस्कोप है, ठीक है, टेलीस्कोप। लेकिन अब सामान्यतः जो अब उपकरण जो बना है उसमें टेलीस्कोप प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जब मिलिकन और हार्वे दो वैज्ञानिक थे, ये मिलिकन और हार्वे ने ये प्रयोग किया था, उस समय माइक्रोस्कोप काम में लिया गया था, माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप काम में लिया गया था। होगी बात करिए। अब देखिए किस प्रकार से होगा भी, इस तेल बूंद की गति जो है यानी वेलोसिटी है वो मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करें भी, इन दोनों प्लेटों के मध्य एक कोई वी विभवांतर की बैटरी जोड़ दी। वी विभवांतर की क्या जोड़ दें? बैटरी जोड़ दें। ये धनात्मक विभव, ये ऋणात्मक विभव, तो ए जो है पॉजिटिव हो जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा। ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इस बूंद पर लेजर की सहायता से प्रकाश डाला जाता है। क्या डाला जाएगा? प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? ये बूंद जो है वो आयोनाइज हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, आयोनाइज, यानी आयनीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है, आयनीकृत। और इस पर किस प्रकार का आयन यानी नेगेटिव आयन आ जाता है, ठीक है, ऋणात्मक आवेशित हो जाती है ये बूंद। होगी बात के लिए। अब ऋणात्मक आवेशित है तो अब देखिए विभवांतर आरोपित करने पर यहाँ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विभवांतर आरोपित करने पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित होते ही ये बूंद जो है एक बार नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। ऐसी क्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि नीचे की ओर इस पर एक बल काम कर रहा है, वो बल है गुरुत्वीय बल। कौन सा बल काम करेगा, गुरुत्वीय बल। और ऊपर की ओर ले जाने के लिए इसे कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, यानी विद्युत बल और गुरुत्वीय बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात यदि हम लोग यहां से विभवांतर क्या करें, हटा दें, विभवांतर क्या करें, हटा दें, तो बूंद पर दो अन्य बल कार्य करने लगते हैं। दो अन्य बल कार्य करने लगते हैं। कौन कौन से बल है, एक तो बूंद पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, और दूसरा अपने पास आता है श्यान बल। दूसरा कौन सा बल है, श्यान बल। तो उत्प्लावन बल और श्यान बल दोनों की दिशा जो है वो कैसी होगी, ऊपर की ओर होगी। दोनों की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर। और गुरुत्वीय बल क्या होगा, नीचे की ओर होगा। गुरुत्वीय बल क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो ये बूंद जो है एक ऐसी स्थिति में आ जाएगी जब संतुलन अवस्था आ जाए। जब क्या आ जाए, संतुलन अवस्था आ जाए। तो उस संतुलन अवस्था की अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, इस बूंद पर आवेश और इस बूंद की त्रिज्या की गणना कर लेंगे। ठीक है, इस बूंद पर आवेश और त्रिज्या की गणना कर लेंगे। तो इस प्रयोग के द्वारा मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने, यानी मिलिकन ने बूंद पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन आवेश के समान माना था। इलेक्ट्रॉन आवेश के समान माना था। और इलेक्ट्रॉन आवेश जो है वो कितना था उस टाइम, 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था। माइनस 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था। ठीक है, तो इसे बाद में थॉमसन ने इस प्रयोग की सही गणना के द्वारा, इस प्रयोग की सही गणना के द्वारा मान बताया था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि बहुत क्या है, नजदीक है। दोनों क्या है, अति निकट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा इसका एपरेटस था और मिलिकन तेल बूंद प्रयोग था, जिसकी सहायता से तेल बूंद पर आवेश की गणना की गई। और इस मध्य भाग में यदि अधिक सारी यानी बहुत ज्यादा संख्या में बूंद आए तो उन सब पर कुल आवेश की गणना की गई। जो कुल आवेश था वो इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होगा, क्योंकि एक बूंद पर आवेश की गणना की गई तो कितना आवेश आया, इलेक्ट्रॉन आवेश के समान आया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी बूंदों पर कुल आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो इस प्रकार से आवेश के क्वांटाइजेशन की व्याख्या की गई। भी कोई वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है अपने पास आवेशन यानी चार्जिंग। तो देखिए चार्जिंग यानी आवेशन क्या होता है। तो देखिए आवेशन का अर्थ क्या है। आवेशन का अर्थ है किसी वस्तु को आवेशित करना। क्या करना, आवेशित करना। किसी वस्तु को आवेशित करना ये क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु को आवेशित करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आवेश की। और वो आवेश जो है हम लोग लेंगे किसी दूसरी आवेशित वस्तु से, किसी दूसरी आवेशित वस्तु से। तो सीधी सी बात होगी, भी मान लिया ये वस्तु अपने पास कोई आवेशित है, ये वस्तु क्या है, चार्ज्ड है, आवेशित है। ठीक है, और दूसरी वस्तु जो है ये मान लिया क्या है, उदासीन है। ये क्या है, उदासीन है। तो इस आवेशित वस्तु की सहायता से इस उदासीन वस्तु को, आवेशित वस्तु की सहायता से इस उदासीन वस्तु को आवेशित करना। उदासीन वस्तु को क्या करना, आवेशित करना। किसकी सहायता से, कोई दूसरी आवेशित वस्तु की सहायता से। तो आवेशित वस्तु की सहायता से उदासीन वस्तु को आवेशित करना ही क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। आवेशित वस्तु की सहायता से किसी उदासीन वस्तु को क्या करना, आवेशित करना क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। ठीक है, आवेशन जो है वो दो प्रकार से संभव है। कितनी प्रकार से संभव है, दो प्रकार से। आवेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है अपने पास
स्पर्श द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन, इसे चालन द्वारा आवेशन भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन भी बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन। और दूसरा है अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, नंबर 1 है अपने पास स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अब इनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है अपने पास स्पर्श द्वारा आवेशन यानी चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग थ्रू कंडक्शन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श द्वारा आवेशन। क्या है? स्पर्श द्वारा आवेशन। यानी मान लिया अपने पास ये कोई वस्तु है, मान लिया ये कोई वस्तु है, ये वस्तु जो है Q आवेश से आवेशित है, इस पर आवेश कितना है? Q आवेश है। और कोई दूसरी वस्तु है, ये वस्तु क्या है? उदासीन है, ये वस्तु क्या है? उदासीन है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाना है, स्पर्श में लाना है। ठीक है, तो इन दोनों वस्तुओं को क्या किया हम लोग? स्पर्श में ले आए। ये लीजिए भी स्पर्श में आ गई। ठीक है, दोनों वस्तुएं क्या हो गई? स्पर्श में आ गई। इस वस्तु पर Q आवेश था और इस पर क्या था? 0 कूलम आवेश था, यही था। तो अब इस पूर्ण वस्तु पर, इस पूरी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो गया? तो इस पूरी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो दोनों के योग के बराबर होगा, आवेश के योज्यता गुणधर्म से। कौन से गुणधर्म से? आवेश के योज्यता गुणधर्म से। योज्यता गुणधर्म क्या कहता है? किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो उसके कणों पर आवेश के योग के तुल्य होता है। तो यहां पर कुल आवेश क्या होगा? Q + 0 यानी Q आवेश हो जाएगा। तो इन दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश जो है वो कितना आ जाएगा? Q आवेश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Q। अब इन दोनों को अलग अलग करें, अब इन दोनों को क्या करें? वापस से अलग अलग करें। तो अलग अलग करेंगे तो देखिए इन दोनों पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। इन दोनों पर आवेश क्या होगा? समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो दोनों पर समान रूप से वितरित होगा तो इस Q का क्या हो जाएगा? आधा, यानी Q/2, Q/2। तो जो वस्तु पहले क्या थी? उदासीन थी। जो वस्तु पहले क्या थी? उदासीन थी, वो अब क्या हो गई? आवेशित हो गई। वो अब क्या हो गई? आवेशित हो गई। तो इसे बोलते हैं चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। दोबारा देखिए इसमें क्या करते हैं? एक आवेशित वस्तु है, दूसरी क्या है? उदासीन वस्तु है। दोनों को संपर्क में लाया जाता है तो दोनों पर कुल आवेश क्या होगा? जो आवेशित वस्तु पर आवेश है उतना हो जाएगा। तो संपर्क में लाने पर कुल आवेश आ गया अपने पास Q। अब इन दोनों को वापस अलग अलग करेंगे, वापस अलग अलग करेंगे तो दोनों पर आवेश जो है वो समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो दोनों पर समान रूप से वितरित होगा तो इस Q का आधा आधा दोनों भागों पर समान रूप से आ जाएगा, यानी इस पर Q/2 और इस पर भी Q/2। तो जो वस्तु पहले उदासीन थी वो क्या हो गई? अब आवेशित हो गई। ठीक है, अब देखिए विशेष बात, इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है भी यहां देखिए दोनों वस्तुएं जो हैं, दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण क्या है? समान है। और प्रकृति भी क्या रहेगी? समान रहेगी। आवेश का परिमाण भी समान रहेगा और प्रकृति भी क्या होगी? समान होगी। तो इस आवेशन के पश्चात यानी चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन के पश्चात उदासीन वस्तु पर उतना ही आवेश आ जाता है जितना किस पर हो? आवेशित वस्तु पर हो, जितना आवेशित वस्तु पर हो। तो आवेश का परिमाण भी समान होगा और प्रकृति भी क्या होगी? समान होगी। आवेश का परिमाण और प्रकृति क्या होगी? समान। आवेश का परिमाण और प्रकृति क्या रहेगी? समान रहेगी। परिमाण और प्रकृति क्या रहेगी? समान। परिमाण और प्रकृति समान होने का मतलब क्या है भी? यहां पर Q/2 बराबर है। यदि यह धनात्मक आवेश होता तो इस वस्तु पर भी धनात्मक ही होता और इस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होता तो इस पर भी कितना होता? ऋणात्मक ही होता। यानी दोनों की प्रकृति क्या रहती? समान रहती। एक वस्तु पर यदि धनात्मक आवेश आता तो दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आता और एक वस्तु पर यदि एक वस्तु पर धनात्मक आवेश आता तो दूसरी वस्तु पर उतना ही धनात्मक हो जाता, ऋणात्मक आता तो उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाता। तो यह था अपने पास चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। दूसरे प्रकार से आवेशन जो संभव है वो है अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रमुख बात जो है वो क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन में एक बात हमें ध्यान में रखनी होती है, वो है आवेशों के गुणधर्म में ही। यदि कोई धनात्मक आवेश है और इसके निकट दूसरा धनात्मक आवेश लाया जाएगा, दो धनात्मक आवेश यदि निकट में आएंगे
तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार यदि दो ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के निकट आएंगे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कहने का मतलब यह है समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इसके विपरीत यदि विपरीत प्रकृति के आवेश यानी एक धनात्मक आवेश है, इसके निकट दूसरा क्या है, ऋणात्मक आवेश आए, या ऋणात्मक आवेश के निकट दूसरा धनात्मक आवेश आए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी समान प्रकृति के आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर दूर जाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, और विपरीत प्रकृति के आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी निकट निकट आने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन जो है वो इसी प्रतिकर्षण और आकर्षण क्रिया पर निर्भर करता है। इसी प्रतिकर्षण और आकर्षण क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर मुख्य बात जो है वो क्या है, भी कोई उदासीन वस्तु है, मान लिया ये वस्तु क्या है, उदासीन है। तो उदासीन होने का मतलब ये है भी इसके पास धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों की संख्या क्या है, समान है। इसके पास धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशित कण जो हैं आवेशित कण क्या हैं, समान हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कण क्या होंगे, समान होंगे। यानी कहने का मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne है और नंबर ऑफ प्रोटॉन Np है, तो Ne इक्वल टू किसके होगा, Na के होगा। Na इक्वल टू किसके होगा, Na के होगा। तभी ये वस्तु क्या है, उदासीन है। तभी ये वस्तु क्या है, उदासीन है। होगी बात क्लियर। अब देखिए यहां से प्रेरण द्वारा आवेशन। तो मान लिया अपने पास ये कोई आवेशित वस्तु है, ये क्या है, कोई आवेशित वस्तु है, और इस वस्तु पर आवेश जो है वो मान लिया मैंने धनात्मक आवेश है। इस पर मान लिया क्या, कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो वस्तु है अपने पास ये है उदासीन वस्तु। ये क्या है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु है, इसका मतलब इस पर धनात्मक आवेशित कण है और ऋणात्मक आवेशित कण दोनों की संख्या क्या है, समान है। दोनों की संख्या क्या है, समान है। तो अब देखिए, अब ये धनात्मक आवेशित है तो इसके जो धनात्मक आवेशित कण है, ऋणात्मक आवेशित कण है ये। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों की संख्या क्या है, समान है। अब इनको जब निकट निकट लेकर आएंगे, यानी दोनों को समीप लेकर आना है, स्पर्श नहीं करवाना है। क्या करना है, दोनों को केवल पास लेके आना है। ठीक है, स्पर्श नहीं करवाना है। स्पर्श द्वारा आवेशन नहीं है, ये प्रेरण द्वारा आवेशन है। तो यहां पर क्या होगा, इंडक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों को जब निकट लेकर आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक आवेश जो है यानी ऋणात्मक आवेशित कण जो है वो इससे क्या होंगे, आकर्षित होंगे और इस आवेशित वस्तु की ओर आ जाएंगे, और धनात्मक आवेशित कण जो है वो क्या होंगे, इससे दूर चले जाएंगे, इससे दूर चले जाएंगे। होगी बात क्लियर। क्योंकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा भी, जो अपने पास ये धनात्मक आवेशित वाला भाग है इस भाग को हम कर दें भू संपर्कित, यानी जमीन से जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें। ठीक है, किसी चालक तार द्वारा इसे क्या करें, पृथ्वी के साथ संपर्कित कर दें। तो क्या होगा, ये सारे आवेश जो है वो कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। तो अब इस वस्तु के पास केवल नई स्थिति जो बनेगी वो क्या होगी, अपने पास ये धनात्मक आवेशित वस्तु, और जो दूसरी वस्तु है इसके पास क्या बचेंगे, केवल ऋणात्मक आवेश ही बचेंगे। होगी बात क्लियर। अब क्या होगा, अपने पास यदि इस वस्तु को दूर लेकर जाएं, यानी इस धनात्मक आवेशित वस्तु से दूर लेकर जाएं, इन दोनों वस्तुओं को दूर दूर कर दें, तो ये धनात्मक आवेशित वस्तु और ये वस्तु जो है इस पर ऋणावेश जो पूर्ण रूप से इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश संपूर्ण समान रूप से संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पहले उदासीन वस्तु थी वो अब क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। जो पहले उदासीन वस्तु थी वो क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। इसी प्रकार से यदि इसके संपर्क में इसके नजदीक में ऋणावेशित वस्तु लेकर आते तो वो क्या हो जाती, धनावेशित हो जाती। वो क्या हो जाती, धनावेशित हो जाती। तो यहां से देखिए भी ये वस्तु धनात्मक आवेशित और उदासीन जो थी वो क्या होगी, ऋणात्मक आवेशित होगी। इसका अर्थ ये हो गया भी यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन में
आवेश का परिमाण तो समान रहता है, आवेश का परिमाण तो क्या रहेगा, समान रहेगा, परिमाण तो क्या होगा, समान, लेकिन प्रकृति जो है वो क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी, प्रकृति क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। यानी जो नजदीक लाई गई वस्तु धनात्मक आवेशित है तो उदासीन वस्तु जो है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। और यदि इसका विपरीत होता, यानी ये ऋणात्मक होती, तो उदासीन वस्तु क्या हो जाती, धनात्मक आवेशित हो जाती। ठीक है, तो ये था अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है अपने पास विद्युत दर्शी। तो सबसे पहले देखिए विद्युत दर्शी होता क्या है। विद्युत दर्शी, विद्युत दर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युत दर्शी, विद्युत यानी आवेश, विद्युत यानी आवेश, दर्शी यानी जानकारी देने वाला। तो किसी वस्तु के आवेशित होने की जानकारी देने वाला, किसी वस्तु के आवेशित होने की जानकारी देने वाला उपकरण क्या कहलाता है, विद्युत दर्शी कहलाता है। किसी वस्तु के आवेशित होने की जानकारी देने वाला उपकरण क्या कहलाता है, विद्युत दर्शी कहलाता है। और सामान्यतः जो विद्युत दर्शी उपयोग में लाया जाता है वो होता है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। क्या होता है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ठीक है, कुछ लेबोरेटरीज जो है यानी प्रयोगशालाएं हैं जहां पर एक्यूरेसी का विशेष ध्यान दिया जाता है, वहां पर प्लेटिनम पत्र विद्युत दर्शी भी प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन सामान्यतः जनरली जो उपयोग में लाया जाता है वो क्या है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है। ठीक है, तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की बनावट आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं। एक अपने पास ये बंद पात्र है, ये क्या है, कोई कांच का बंद पात्र है, कांच का बंद है पात्र। ठीक है, इस बंद पात्र में एक चालक छड़ लगी है। ये जो छड़ है ये कौन सी छड़ है, चालक छड़ है, चालक छड़। ठीक है, इस चालक छड़ के नीचे ये जो दो पत्तियां दिखाई दे रही है, ये दोनों पत्तियां सोने की है, इन्हें बोला जाता है स्वर्ण पत्र। ये क्या है, स्वर्ण पत्र है, सोने की पत्तियां हैं। ठीक है, इसी कारण इसका नाम क्या है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है। ठीक है, यहाँ पर यदि प्लेटिनम की पत्तियां लगा दी जाए तो प्लेटिनम पत्र विद्युत दर्शी हो जाएगा। होगी बात क्लियर। यहाँ पर इस चालक छड़ को इस बंद पात्र में बनाए रखने के लिए ये जो लगा है ये है कॉर्क। ये क्या है, कॉर्क है। ऊपर जो इसके ऊपर जो गुंडी लगी है इसे बोलते हैं धात्विक गुंडी। ये क्या है, धात्विक गुंडी है। ठीक है, ये इसकी बनावट है। अब देखिए इसके निकट में यानी ये जो धात्विक गुंडी है इसके स्पर्श में कोई वस्तु लेकर आते हैं, कोई छड़ लेकर आते हैं। ठीक है, मान लिया ये वस्तु जो है वो धनात्मक आवेशित है, मान लिया ये वस्तु क्या है, धनात्मक आवेशित है। जैसे ये धनात्मक आवेशित वस्तु इस धात्विक गुंडी के संपर्क में लाई जाएगी, यानी धात्विक गुंडी के संपर्क में आएगी, तो संपर्क में आते ही क्या होगा, ये धात्विक गुंडी आवेशित हो जाएगी। धात्विक गुंडी क्या होगी, आवेशित होगी। किस प्रक्रिया द्वारा, स्पर्श द्वारा आवेशन से। स्पर्श द्वारा आवेशन से धात्विक गुंडी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। जैसे ही धात्विक गुंडी आवेशित होगी ये जो चालक छड़ है, ये जो चालक छड़ है ये भी क्या हो जाएगी, धनात्मक आवेशित हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, धनात्मक आवेशित हो जाएगी। क्यों, धनात्मक आवेशित वस्तु धात्विक गुंडी के संपर्क में आई, धात्विक गुंडी धनात्मक आवेशित हो गई। धात्विक गुंडी के संपर्क में चालक छड़ है तो ये भी क्या हो जाएगी, धनात्मक आवेशित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नीचे ये दो पत्तियां, ये सोने की पत्तियां जो है ये भी क्या है, इस चालक छड़ के संपर्क में है तो ये दोनों भी क्या है, धनात्मक आवेशित हो जाएगी। तो अब देखिए ये जैसे इस प्रकार से दोनों सोने की पत्तियां, अब पहले ये निकट निकट है, इस पर धनात्मक आवेश, इस पर धनात्मक आवेश, तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आ गया। यानी अब समान प्रकृति का आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, ये प्रतिकर्षित करेगी, तो दोनों एक दूसरे से क्या हटेंगी, दूर हटेगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर हटने का प्रयास करेगी। यदि ये दोनों पत्तियां एक ही स्थान पर रहती है यानी अपने स्थान से नहीं हिलती है, इसका मतलब ये वस्तु आवेशित नहीं है, ये छड़ आवेशित नहीं है। यदि ये क्या हो, एक अपने स्थान से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित करें, इसका मतलब ये चालक छड़ जो है वो क्या है, आवेशित है। ठीक है, अब यदि इसके स्थान पर कोई दूसरी छड़ ले आए, इसके स्थान पर कोई दूसरी छड़ ले आए और वो क्या हो, इससे ज्यादा आवेशित हो, इससे ज्यादा आवेश से आवेशित हो,
तो ये फिर क्या होगी, और अत्यधिक दूर जाने का प्रयत्न करेगी, और अत्यधिक दूर जाने का प्रयत्न करेगी, जिससे ये भी पता लगाया जा सकता है भी किस चालक छड़ पर आवेश का परिमाण ज्यादा है और किस चालक छड़ पर आवेश का परिमाण क्या है, कम है। ठीक है, तो विद्युतदर्शी की सहायता से हम लोग एक तो वस्तु के आवेशित होने का पता लगा सकते हैं और दूसरा उस पर आवेश के परिमाण का अनुमान लगा सकते हैं, उस पर आवेश के परिमाण का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कूलाम के नियम से आगे जो अपने पास है कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।